बिहार स्टेट होम साइंस सोल्व प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्यूशन विद क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, धीमा विकास करने वाले बच्चे को इसके द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा? धीमा विकास करने वाले बच्चे को गति, कुशलता, समन्वय में देरी के द्वारा पहचाना जाता है। यह विकास सामाजिक वातावरण के साथ पोषण आहार पर भी निर्भर करता है। प्रायः देखा जाता है कि उचित पोषण दिए जाने पर बच्चों का विकास ठीक से होता है, जबकि कुपोषित बच्चों में विकास की समस्या देखी जाती है। ठीक है, 1 का ए, नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र है। नवजात शिशु का शरीर बहुत मुलायम एवं कोमल होता है, जिसके लिए पुराने सूती कपड़े व कोमल कपड़े उपयुक्त होता है। यह कपड़ा बच्चे के शरीर से ढीला होना चाहिए। 2 का बी, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है, क्योंकि जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। जन्म के बाद प्रथम सप्ताह में शरीर के वजन का लगभग 4 से 10% वजन कम हो जाता है। जन्म के दिन से वजन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यदि प्रारंभिक दिनों में जल की अधिक मात्रा की हानि है तो शिशु में निर्जलीकरण ज्वर हो सकता है। इस स्थिति में सावधानीपूर्वक जांच कराने की आवश्यकता रहती है। तो 3 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हार्लो के विख्यात संयोजन अध्ययन कौन से पशु पक्षियों का प्रयोग करते हुए किए गए थे? तो हार्लो के विख्यात संयोजन अध्ययन बंदर पशुओं का प्रयोग करते हुए किए गए थे। 4 का हो जाएगा डी, औपचारिक शिक्षा उसके लिए है। किसके लिए है? शैक्षिक कार्यक्रम में औपचारिक शिक्षा उनके लिए है जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। औपचारिक शिक्षा में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होते हैं, केवल उपयोगी तकनीकी ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। तो 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है। विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबंध विश्वविद्यालय स्वास्थ्य संगठन WHO करता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई, जिसके कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। 6 का हो जाएगा आंसर ए, विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को निम्नलिखित भी कहते हैं, इसे फ्लो चार्ट कहते हैं। 7 का बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रसार का कौन सा कारक पारंपरिक नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा का संक्षिप्त रूप है। ईमेल के 3 आवश्यक संगठन हैं, निजी कंप्यूटर, टेलीफोन, मॉडेम, संयोजक। ईमेल के अंतर्गत कंप्यूटर में एकत्र सूचनाएं, आंकड़े, जानकारी, तस्वीर एवं गंतव्य इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स तथा टेलीफोन लाइनें द्वारा भेजी जाती है। अंतर्देशीय पत्र, टेलीग्राम आदि पारस्परिक तरीका है। तो 8 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, ए में है कबूतर। ठीक है, संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को कहते हैं। जो व्यक्ति संदेश को ग्रहण करता है उसे ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता अथवा स्रोत कहते हैं। प्राप्तकर्ता संचार प्रक्रिया का अंतिम केंद्र बिंदु होता है, जहाँ पर संचार का या संप्रेषण का लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता या ग्रहणकर्ता एक अकेला व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह अथवा विराट जनसमूह हो सकता है। तो 9 का हो जाएगा बी, सूचना लेने वाला। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। सामान्यतः प्रसार शिक्षा वह उपयोगी तकनीक है जो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में रहने वाले लोगों के द्वारा अंगीकार की जाती है। इसके द्वारा उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। प्रसार शिक्षा का लक्ष्य गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकता, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि कराना होता है। H.W. भट्ट के शब्दों में प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को कहते हैं। तो 10 का हो जाएगा डी। ठीक है। स्वांतम क्या है?
समानतम शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन अर्थात वायु के आवागमन की व्यवस्था को समानतन कहते हैं। हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे आना समानतन है। वायु का ताप बढ़ने पर यह हल्की हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, दोनों। 12 में है समीपवर्ती रंग योजना है। वर्ण के गुणों के आधार पर वर्णहीन, एक वर्णीय, बहुवर्णीय, समरूप या समीपवर्ती एवं मध्यवर्ती आदि रंग योजना में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ण चक्र में जो निकटवर्ती रंग एक ही परिवार के होते हैं का चयन समीपवर्ती रंग संतति कहलाता है, जैसे नारंगी, लाल, बैंगनी अथवा पीला और ये क्या है धानी, हरा आदि समीपवर्ती रंग योजनाएं कहलाती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पीता, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, नीलमणि, हरा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ए, समीपवर्ती रंग एक रंगीय योजना। ठीक है। 13 में निम्नलिखित रंग योजना में रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का उपयोग किया जाता है। एनालोगस रंग योजना में रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का उपयोग किया जाता है। अनुरूप रंग 3 रंगों के समूह से जो रंग पहिया पर एक दूसरे के बगल में है और एक तृतीयक, लाल नारंगी इसके उदाहरण है। सादृश्य शब्द से तात्पर्य सादृश्य या विशेष रूप से किसी वस्तु के अनुरूप होना। एक अनुरूप रंग योजना एक समृद्ध एक रूप रंग बनाती है। एक समान रंग योजना एक अच्छी मोनोक्रोमैटिक लगती है। यह गर्म या शांत रंगों के साथ उपयोग किया जाता है। एक ऐसा नज़र पैदा करता है जिसमें एक निश्चित तापमान और साथ ही उचित रंग संदर्भ होता है। लाल नारंगी, पीले नारंगी समरूप रंगों के एक सेट का एक उदाहरण है। ठीक है। तो 13 का हो जाएगा डी, एनालॉगस रंग योजना। ठीक है। 14 में है ग्रे में सज्जा अभिव्यक्ति है। तो गृह में सजा व्यक्तित्व एवं परिवार की रुचि का अभिव्यक्ति है। वास्तव में प्रत्येक घर की गृह सज्जा को देखने से जिस भाव की प्राप्ति होती है उसे ही संबंधित गृह सज्जा की अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो 14 का हो जाएगा डी। आकार 15 में आकार की श्रेणी या सामंजस्य पाने की एक तकनीक है, उसे कहते हैं। आकार की श्रेणी या सामंजस्य पाने की एक तकनीक है, उसे अनुपात कहते हैं। अनुपात का सिद्धांत सभी अन्य सिद्धांत का आधारभूत सिद्धांत है। इसे समझने के लिए हम यह कल्पना करें कि एक मनुष्य जिसे हमने कभी नहीं देखा वह उस कमरे में प्रवेश करने वाला है जिसमें हम बैठे हैं। तो 15 का ए हो जाएगा अनुपात। क्वेश्चन नंबर 16, घरेलू रसोई गृह की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है। तो ये हो जाएगा यह भाग होता है जहाँ भोजन पकाया जाता है। रसोई घर को किसी घर का हृदय स्थल कहा जाता है। यह केंद्र जहाँ से पूरे परिवार का स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता नियंत्रित होती है तथा रसोई घर की व्यवस्था पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, की ओर होना चाहिए। 16 का सी हो जाएगा, है ना। 17 में मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियाँ कहलाती है। मानव की ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियाँ, रुचि आदि मानवीय साधन है। धन भौतिक वस्तुएं जैसे मकान, गाड़ी आदि सामुदायिक वस्तुएं अमानवीय या भौतिक साधन है। तो 17 का बी हो जाएगा मानवीय साधन। लोगों और मशीनों के बीच अंतर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है। तो लोगों और मशीनों के बीच अंतर क्रिया इंटरेक्शन का अध्ययन श्रम दक्षता शास्त्र इकोनॉमिक्स कहलाता है। 18 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। धन संपत्ति से संबंधित व्यवस्था की अर्थव्यवस्था है तथा जब इस व्यवस्था का अध्ययन घर परिवार के संदर्भ में होता है तब उसे गृह अर्थव्यवस्था कहा जाता है। गृह अर्थव्यवस्था के अर्थ को एक संक्षिप्त परिभाषा के माध्यम से निखिल तथा डॉर्सी ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का गृह के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो 19 का सी हो जाएगा निकल एवं डॉर्सी। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन हेनरी मैन का है। किसका है? हेनरी मैन का। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बंद डिब्बा युक्त भोज्य पदार्थ में भूरी बिंदी दर्शाता है। बंद डिब्बा युक्त पदार्थ में भूरी बिंदी दर्शाता है कि भोजन तरल है। शाकाहारी के लिए हरी बिंदी
और मांसाहारी दर्शाने के लिए लाल बिंदी। ठीक है, शाकाहारी के लिए हरी बिंदी, मांसाहारी के लिए क्या होता है, लाल बिंदी। 21 का हो जाएगा डी हो जाएगा तरल। ठीक है, घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22, घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए बजट को तैयार किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम परिवार की आय का निर्धारण किया जाता है, तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार व्यय का समायोजन किया जाता है। नोट, जबकि राष्ट्रीय बजट में सर्वप्रथम व्यय का निर्धारण किया जाता है और उसके अनुसार आय का निर्धारण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन होगा बजट बनाना। क्वेश्चन नंबर 23, सजावटी कार्य को कई पंक्ति में चुनटे बनाकर परिधान या वस्त्र में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सजावटी कार्य को कई पंक्तियों में चुनटे परिधान में किया जाता है, उसे प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 24, साधारण वस्त्र को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगनी चाहिए? तो 24, साधारण वस्त्र को सिलने के लिए मशीन में 16 नंबर की सुई लगानी चाहिए। मशीन की सुई की मोटाई वस्त्र के अनुसार होनी चाहिए। यदि वस्त्र मोटा है तो कम नंबर की सुई ठीक रहती है, और यदि वस्त्र महीन है तो अधिक नंबर की सुई प्रयोग में लाई जाती है। तो इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन होगा बी 16 नंबर। ठीक है, 25 में है, रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार किया था किसने? रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार थॉमस वेल्स ने 1783 में किया था। रोलर प्रिंटिंग को ही रोलर मुद्रण भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा सी थॉमस वेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, जब वस्त्र की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंग जाता है तब उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रेशो की रंगाई, रॉ स्टॉक डेनिंग ऑफ फाइबर्स, डेनिंग, सूती, लिनन, ऊन, रेशम, जूट आदि रेशों को कच्ची अवस्था में रंगा जाता है। रेशे मुख्यतः 3 प्रकार से रंगे जाते हैं, टॉप रंगाई, दूसरा डॉप रंगाई, तीसरा स्टॉक रंगाई। टॉप रंगाई में होता है बस्टेड ऊनी रेशों को रंगा जाता है। ठीक है, डॉप रंगाई में कृत्रिम रेशों को रंगा जाता है। उसे स्टॉक रंगाई से वस्त्र तंतु की रंगाई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है। यह सबसे सस्ती विधि है। फिर से समझेंगे, 3 प्रकार से रंगाई की जाती है। टॉप रंगाई में बस्टेड ऊनी रेशों को रंगा जाता है। डॉप रंगाई में कृत्रिम रेशों को रंगा जाता है। स्टॉक रंगाई वह वस्त्र तंतु की रंगाई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है। यह सबसे सस्ती विधि है। तो यहाँ पूछा क्या गया है, 26 में है पूर्व तंतु, तो यही हो जाएगा स्टॉक रंगाई। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊनी वस्त्र की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को साइजिंग कहेंगे। इसके माध्यम से ऊनी धागों को खींचकर यथास्थान व्यवस्थित किया जाता है, जिससे वस्त्र को सही ढंग से बुना या बनाया जा सके। ठीक है, 27 का सी हो जाएगा। 28 में, एक पतला पारदर्शी कड़ा सूती कपड़ा जो पोशाक, गले के अलंकरण तथा झालर बनाने में प्रयुक्त होता है। तो एक पतला पारदर्शी कड़ा सूती कपड़ा जो पोशाक, गले के अलंकरण तथा झालर बनाने में प्रयुक्त होता है, उसे ऑर्गेंडी कहते हैं। ऑर्गेंडी फैब्रिक एक सादा बुना हुआ सूती कपड़ा है जो कॉम्बेड स्पून कॉटन यार्न से बना होता है, जो इसे चिकना और महीन बनाता है, साथ ही कुरकुरा, हल्का और अर्ध पारदर्शी। यह एक बहुमुखी कपड़ा भी है जिसका सिलाई और क्रॉफ्टिंग में कई उपयोग है। यह बहुत अच्छी तरह से डाई लेता है। इसका उपयोग फ्लैट कॉलर पतले कपड़े को इंटरफेस करने के लिए किया जाता है। तो 28 का हो जाएगा ए ऑर्गेंडी। 29 में, निम्नलिखित में से किस बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है? 29 डबल द्विवस्त्र बुनाई के लिए कड़घे पर ताने बाने के धागे के एक साथ 2 जोड़े लगाए जाते हैं। ये धागे ऊपर और नीचे इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं ताकि इनमें एक साथ एक समय में एक दूसरे के ऊपर 2 वस्त्र बुने जा सके। इसे डबल बुनाई कहते हैं। तो 29 का क्या हो जाएगा? डबल बी सी हो जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन नंबर 30, एक मिनट, हाँ इसका अगर जूम करते हैं तो आ गया। किस टाके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है? 30 में हेरिंग बोन टाके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, 31 टेंटरिंग है एक प्रकार का। टेंटरिंग सूत्रों द्वारा वस्त्र बनाने की एक विधि है जिसमें ब्रेंडिंग विधि में सूत्रों को तिरछे या लंबवत स्थिति में आपस में गूंथ लिया जाता है। इससे जूते की लेस भी बनाई जाती है। बुनाई वीविंग
इस विधि में सूत्र के दो या अधिक सेट एक दूसरे से सीधे कोने पर गूंथे जाते हैं। वस्त्र निर्माण में सबसे अधिक इसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। नीटिंग आपस में गूंथे हुए लूप इंटरलूकिंग लूप्स की सहायता से एक या अधिक सूत्रों को तैयार किया जाता है। यह वस्त्र तैयार करने की अधिक शीघ्र विधि है। तो 31 का ए ऑप्शन है सही, ब्रेडिंग। ठीक है, ब्रेडिंग। 31 ए है ब्रेडिंग। ठीक है, क्या पूछा है, टेंटिंग है एक प्रकार का, तो ब्रेडिंग हो जाएगा। ठीक है। 32 निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए कपड़ों के तंतुओं में समशक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण है। 32 कताई प्रक्रिया के लिए कपड़ों में समशक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण है। वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से धागे का निर्माण किया जाता है, अतः धागे की निर्माण प्रक्रिया ही कताई प्रक्रिया कहलाती है। रेशे विशेषकर प्राकृतिक रेशे कपास, ऊन, लीलन, कटे फटे कोकून से प्राप्त रेशम आदि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में रहते हैं। इन्हें एकत्रित करके विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा साफ सुथरा किया जाता है। इस प्रकार बटाई के साथ साथ धागे में ऐंठन पड़ता जाता है और रेशे की कताई होती जाती है, जिसके फलस्वरूप अविरल लंबाई के धागे प्राप्त हो जाते हैं। तो 32 का हो जाएगा ए कताई। ठीक है। 33 में क्या है, इनमें से किस पर फफूंद व कीड़े का सबसे कम असर पड़ता है। तो सिंथेटिक रेशे नायलॉन, डेक्रोन, पॉलिएस्टर, क्रेस्लॉन, जिफ्रॉन, ऑर्लॉन, एक्रिलॉन, डायनोल, बेरल आदि रेशे जिन पर फफूंद का बहुत कम असर पड़ता है। तो 33 का हो जाएगा डी, सिंथेटिक रेशे। टेक्सचर फिलामेंट यार्न बनाने की निम्नलिखित में से किस विधि में थर्मोप्लास्टिसिटी के गुण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 34 टेक्सचर फिलामेंट यार्न बनाने की निम्नलिखित में एयर जेट विधि में थर्मोप्लास्टिसिटी के गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 34 का हो जाएगा ए, एयर जेट। एक खुरदुरे मोटे धागे में धागे की संख्या होगी कितना, तो ये हो जाएगा 10 से 20 होगा। ठीक है। 36 निम्नलिखित में से कपड़ों को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है। चमक प्रदान करने, कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा सिरे है। कड़गे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती है, जिसे वस्त्र का बाह्य रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है तथा गुणों में वृद्धि हो जाती है, उसे वही परिसज्जा कहलाएगी। 36 का हो जाएगा सी, सिरे। ठीक है। 37 में है एस्बेस्टस के तंतु होते हैं। एस्बेस्टस के तंतु खनिज तंतु होते हैं। ये तंतु ताप के कुचालक होते हैं, अतः इनमें अग्निरोधक वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इन तंतु पर न तो किसी अम्ल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और न ही इन पर जंग ही लगता है। तो 37 का हो जाएगा डी, खनिज तंतु। 38 रेयॉन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। रेयॉन सेलुलोज से बना रेशा है, जिससे बने वस्त्रों की सतह चिकनी होने के कारण धूल कण इनमें सटते नहीं हैं। रेयॉन के वस्त्र अन्य वस्त्रों की अपेक्षा देर से गंदे होते हैं। इनकी शक्ति भीगने पर कम हो जाती है, इसलिए इसे धोते समय साबुन अथवा डिटर्जेंट का प्रयोग न करके इसके लिए नर्म साबुन एवं गुनगुने पानी का प्रयोग किया जाता है। 38 का हो जाएगा सी, में से कोई नहीं है ऑप्शन, क्योंकि सेलुलोज से बना है। ओके। 39 निम्न में कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है। रेयॉन कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है, इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है, जिसका बॉस व कागज की लुगदी, पप्पल, कपास के लिंटस आदि को रासायनिक पदार्थ के साथ मिलाकर एक अर्ध तरल पदार्थ बनाया जाता है। इन अर्ध तरल पदार्थ को स्पिनरेट के अत्यंत बारीक छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। तत्पश्चात नियंत्रित ताप से सुखाकर ठंडे जल में खींचकर व बटकर अविरल धागा प्राप्त किया जाता है। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की किरण का परावर्तन। तो 39 का हो जाएगा बी, रेयॉन। ठीक है। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन के क्षेत्र कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर है। भारत के चीन के बाद द्वितीय बृहत्तम रेशम उत्पादन देश 18% है। भारत में रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्म मलबरी, टॉप्टिकल्टर्स,
टसर, इरी तथा मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। कर्नाटक देश का सर्वाधिक रेशम 41% उत्पादन करता है तथा आंध्र प्रदेश देश का 35% रेशम उत्पादन करता है, जबकि जम्मू कश्मीर तथा मणिपुर में रेशम कीट पालन के लिए आदर्श जलवायु है। तो 40 का हो जाएगा ए, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। ठीक है। 41 SAS मीरा। सस्मीरा का सही पूर्ण रूप बताइए। सस्मीरा का सही पूर्ण रूप है सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। इसका हो जाएगा बी, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है। Hmm. 42 प्राकृतिक तंतु में सबसे मजबूत तंतु है। एक मिनट। प्राकृतिक तंतु में सबसे मजबूत तंतु रेशम है। यह एक प्राकृतिक जगत का रेशा है जिसकी प्राप्ति वाणिज्य से होती है। यह प्रोटीन प्रधान होता है तथा यह एक कीड़े से प्राप्त किया जाता है। इस कीड़े का नाम बॉम्बैक्स मोरी है। यह शहतूत मलबरी की पत्तियां खाती है। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम का जन्मदाता चीन है। तो 42 का हो जाएगा सी, रेशम। ऊन अपनी लगभग डॉट मजबूती खो देती है जब गीली होती है। ऊनी रेशे निर्बल होते हैं। भीगने के पश्चात उसकी मजबूती स्ट्रेंथ 25 से 30%, 40% तक कम हो जाती है। अतः ऊनी वस्त्र धोते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी तनाव सामर्थ्य टेंसिल स्ट्रेंथ कम होती है। ऊनी वस्त्र में 30% तक वातावरण से नमी सोखने का गुण रहता है। इसके बावजूद भी ये वस्त्र गीले नहीं दिखते। इनमें नमी का वाष्पीकरण इवोपरेशन भी शीघ्रता से होता है। तो 43 का डी हो जाएगा 40%। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? लीलन एक वनस्पतिक रेशा है। इसके पौधे का नाम यूसीटेडिसिम है। लीलन रुई की अपेक्षा अधिक महंगा होता है। प्राचीन काल में लीलन एक महत्वपूर्ण वस्त्र रहा। तो 44 का सी हो जाएगा, लीलन वनस्पतिक रेशा। ठीक है। जूट एक है। 45 लीलन के समान जूट एक तने का रेशा है। जूट के रेशे पीले रंग के होते हैं। ये कड़कीले होते हैं। इसके रेशे उलझे हुए एवं असमान होते हैं। तो 45 का बी हो जाएगा, तने का रेशा। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा व बल खाए फीते के समान दिखाई देते हैं। 46 सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा व बल खाए फीते के समान दिखाई देता है। उसे कपास कहा जाता है। इसकी संरचना घुमावदार एवं चपटी होती है। इसका रंग सामान्यतः सफ़ेद होता है, परंतु कई बार एंच की उपस्थिति के कारण यह हल्का भूरा रंग हो जाता है। इसका व्यास 12 से 20 माइक्रोन होता है। इसमें प्रत्यस्कंदता एवं प्रत्यस्थता का अभाव होता है। इसमें लचकशीलता न होने के कारण इसकी आकृति व आकार निश्चित होते हैं। तो 46 का डी हो जाएगा, कपास। ठीक है। 47 कपास के रेशे की लंबाई। तो इसका लंबाई, कपास के रेशे की लंबाई 1/2 इंच से 2.5 इंच होती है। कपास के रेशे का मापन इंच में होता है, अर्थात यह स्टेपल रेशा है। यह एक प्राकृतिक जगह से प्राप्त होने वाला रेशा है। इसे व्हाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना, यूनिवर्सल फाइबर, सार्वभौमिक रेशा, ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर, मानव मित्रवत रेशा, किंग ऑफ फाइबर, कपड़ों का राजा भी कहलाता है। यह एक अरेबिक भाषा के कोटम से बना हुआ है। लगभग 5000 वर्ष पहले से यह रेशा प्रयोग में लाया गया। तो 47 का हो जाएगा ए, 1/2 इंच से 2.5 इंच। ठीक है। धागे की सूक्ष्मता आधारित है। 48 धागे की सूक्ष्मता धागे के वजन पर आधारित होती है। धागा जितना सूक्ष्म होगा वजन उतना ही कम होगा तथा धागा जितना भारी होगा वजन उतना भारी होगा। 49 किल्टेड टेक्सटाइल्स निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। किल्टेड टेक्सटाइल अनेक परतों वाले वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। 49 का सी है, अनेक परत वाला। ठीक है। 50 वह तंतु जो जलते समय बाल जलने जैसी गंध देता है। ऊन केराटिन नामक एक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना है। प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा होने के कारण ही इसे प्रोटीन प्रधान रेशा, प्रोटीन रिच फाइबर कहा जाता है। ऊन की एकमात्र ऐसा रेशा है जिनमें गंधक सल्फर होता है। इसमें 50% कार्बन, 25% ऑक्सीजन,
50% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन तथा 3 से 4% गंधक पाई जाती है। एक बार फिर से रिकॉल, उनकी एकमात्र रेशा जिनमें गंधक सल्फर होता है। इसमें 50% कार्बन, 25% ऑक्सीजन, 15% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 3 से 4% गंधक पाई जाती है। केराटिन पदार्थ सेलुलोज से भिन्न होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है। इन्हीं दो तत्वों की उपस्थिति के कारण यह वनस्पति तंतु से भिन्न होता है। प्रोटीन तंतु के कारण ही इसमें अधिक गर्मी होती है और जलते समय बाल जलने जैसी गंध आती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 50 का ऊन। पोचिंग खाना पकाने की किस प्रकार की विधि है? माइस्ट हीट विधि है ना। 51 का बी हो जाएगा। 52 नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे कहते हैं। वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत किसी बर्तन में पानी डालकर उसे आग पर रख दिया जाता है, जिसमें पानी गर्म हो जाए तथा उसमें भाप उठे। उसके उपरांत जिस खाद्य को पकाना है उसे ऊपर छलनी या बारीकी मलमल के कपड़े में बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है। भाप के संपर्क में आकर खाद्य सामग्री पकने लगती है तथा कुछ समय में तैयार हो जाती है। इस विधि द्वारा खाद्य सामग्री को पकाने से उसके पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में नष्ट होती है। तो 52 का ए हो जाएगा। 53 निम्न में कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थ में मिलावट के लिए मिलाया जाता है? भोज्य पदार्थ के स्वाद, पौष्टिक मूल्य, भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भोजन में मिलावट, भोजन में न खाने योग्य पदार्थ तथा निम्न श्रेणी के भोज्य पदार्थों को मिलाना, जिससे कि विक्रेता को अधिक आर्थिक लाभ हो परंतु उपभोगकर्ता को आर्थिक नुकसान के साथ स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़े, भोजन में मिलावट कहलाता है। अतः उपरोक्त सभी होंगे। 53 का हो जाएगा डी। 54 चुकंदर में रंग द्रव्य पाया जाता है। एंथोसाइनिन। इस पदार्थ का रंग जामुनी और लाल होता है, जो विशेषतः जामुन, चुकंदर, काली गाजर आदि में पाया जाता है। ताप का इस पदार्थ के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु क्षारीय माध्यम से इसे पकाने पर इनका रंग नीला तथा अम्लीय माध्यम में इनको पकाने पर इनका रंग हल्का लाल हो जाता है। तो एंथ्रोसाइनिन होगा। 54 का डी हो जाएगा। 54 का डी। 55 फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि। ब्लाचिंग। फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि। 55 का सी हो जाएगा ब्लांचिंग। 56 चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 56 डेक्सट्रीनाइजेशन पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत ही आता है। यह स्टार्च के उद विच्छेदन से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण, जब हम रोटी पकाते हैं तो वह लाल भूरे रंग में सिकती है, या जब चावल को गर्म तवे पर भूनते हैं तो वह लाल भूरे रंग में बदल जाता है। रोटी एवं भुने चावल के रंग में परिवर्तन का मुख्य कारण डेक्सट्रीनाइजेशन है। ठीक है। 56 का हो जाएगा सी। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। खाना पकाने की उस विधि का नाम माइक्रोवेव है, जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग किया जाता है माइक्रोवेव में। 57 का डी हो जाएगा। राई के बीज में अधिकतर मिलावट की जाती है। किसका? राई एवं सरसों में अर्जिमोन का बीज मिलाया जाता है तथा हम इसको परीक्षण के द्वारा पहचान सकते हैं। 5 मिलीग्राम सरसों के ऑयल में 5 ml नाइट्रिक एसिड मिलाएं तथा इसे 3 से 4 मिनट तक गर्म करें। यदि उसका रंग लाल हो जाए तो इसमें अर्जिमोन का ऑयल मिला हुआ है। 58 का हो जाएगा सी। हल्दी में मिलावट का परीक्षण किस रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाता है? हल्दी में मिलावट का परीक्षण सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। हल्दी में मेटानिल एल्लो नामक रसायन की मिलावट की जाती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी का खतरा रहता है। 59 का ए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा। ठीक है। 59 का हो जाएगा ये। 60 खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती है? 60 का हो जाएगा
एंजाइम की क्रिया को कई विधियों से निरोधित किया जा सकता है। इनमें प्रमुख है एंजाइम को निष्क्रिय बनाने वाले ताप तक गर्म करना, प्रशीतन, वायु का विलोपन व प्रकाश है। खास संरक्षण के लिए निर्जलीकरण के कारण एंजाइमें विकृत हो जाती है। 60 का हो जाएगा सी। 61 जब भोज्य पदार्थ को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री के सुरूचक भोज्य पदार्थ में सोखे जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे या कहते हैं? तो 61 खाना बनाने से पूर्व तेल मसाले को खाद्य पदार्थों के साथ मिश्रण करने की प्रक्रिया मेरिनेड करना कहलाता है। ठीक है। 61 का ए। टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किए जाने वाला परिरक्षित पदार्थ है तो ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। 62 का बी। 63 एमपीओ किसके लिए है? एमपीओ हो जाएगा मिड प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए, मिड प्रोडक्ट ऑर्डर। तो 63 का हो जाएगा ए। एक मिनट। 64 ट्राइजेल्ड टेस्ट निम्न में किससे संबंधित है? लौह तत्व फोलिक एक मिनट 64 ही है ना? ट्राइजेल्ड टेस्ट भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। 64 का हो जाएगा ए। सामान्यतः रक्तदाब है 65। तो एसबीपी 120 mmHg तथा डीबीपी 80 mmHg सामान्य रक्त द्वारा ब्लड प्रेशर है, इसको सामान्य भाषा में बीपी कहते हैं। रक्तदाब का परीक्षण सर्वप्रथम स्टेफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? स्टेफन हेल्स नामक वैज्ञानिक। तथा हृदय में रक्त जितने दबाव के साथ धमनियों में प्रभावित होता है उसे रक्तदाब या रक्तचाप कहते हैं। इस दाब के कारण ही रक्त हृदय से धमनियां तथा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है और उन अंगों से शिराओं द्वारा पुनः धीरे धीरे हृदय में वापस लौट आता है। रक्तदाब को एक यंत्र द्वारा नापा जाता है जिस स्फेग्नोमीटर कहते हैं। ठीक है। 65 का ए हो जाएगा। 66 मोटापे का क्या है? बीएमआई एक व्यक्ति के बारे में बताता है। तो मोटापे का अर्थ है शरीर में वसा का अत्यधिक जमाव हो जाना। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स आपका वजन आपकी हाइट के अनुसार सही है या नहीं इसका पता बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स से लगाते हैं। 1990 के अंत में बीएमआई फार्मूला आया जो वर्तमान में मोटापा जांचने का इंटरनेशनल और सर्वमान्य मानक है। 67 गैस्ट्रिक एवं ड्यूडेनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है। अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाना। ड्यूडेनियम अल्सर मुख्यतः गर्मी के दिनों में गरीब किसान एवं मजदूरी वर्ग के लोगों को अधिक होता है। समय पर भोजन ग्रहण न कर पाने की दशा में यह रोग विकसित हो जाता है। अतः गैस्ट्रिक एवं ड्यूडेनियल अल्सर के इलाज में मुख्यतः उच्च रेशे युक्त आहार व प्रतिरोधक दवाई दी जाती है। लक्षण: पेट में भयंकर पीड़ा, उल्टी होना, वजन घटना आदि। कम रेशे एवं ब्लेंड आहार गैस्ट्रिक अल्सर एवं ड्यूडेनल अल्सर के इलाज में दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 67 का हो जाएगा डी। 68 किसकी कमी के कारण पोषण परक रक्तअल्पता हो सकती है? लौह तत्व, फोलिक एसिड तथा विटामिन B12, प्रोटीन आदि की कमी से रक्तअल्पता हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो शरीर को आवश्यकता अनुसार लोहा प्राप्त न हो तो लोहे की कमी उत्पन्न हो जाती है जिसे एनीमिया कहते हैं। यह स्थिति अनेक कारण से संभव है। लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। प्रतः लाल रक्त कणिका आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यंत ही कम 5 से 8 ग्राम 100 मिलीग्राम रक्त हो जाती है। फोलिक अम्ल की कमी से मेगाब्लास्टिक रक्त अल्पता हो जाता है। इस प्रकार की रक्त अल्पता की स्थिति में रक्त में उपस्थित आरबीसी का आकार सामान्य से बड़ा एवं बेडौल हो जाता है। तो 68 का हो जाएगा डी। इनमें से सभी 69 अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण। तो इसका सामान्य लक्षण 69 का हो जाएगा मधुमेह जिसे चिनिया पेशाब या डायबिटीज मेलेटिप्स भी कहते हैं। मधुमेह में रक्त शर्करा का नियंत्रण नहीं होता है।
जिसमें बार बार मूत्र त्याग करना, अधिक प्यास लगना, सुस्ती, कमजोरी तथा वजन में कमी आना। 69 का हो जाएगा डी। 70 में है इंसुलिन हार्मोन्स किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है। इंसुलिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संगठन से बनता है और इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अनुपात में होते हैं, अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन 2:1 होते हैं। कार्बोज मुख्यतः वनस्पति जगत में पाया जाता है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 70% तक ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। ठीक है, 70 का हो जाएगा सी। 71 में भारतीय स्त्रियों के लिए आरडीए उन संदर्भ स्त्रियों पर आधारित है जिसका 71 का हो जाएगा भारतीय स्त्री के लिए आरडीए उन संदर्भ स्त्रियों पर आधारित जिसका शारीरिक वजन 55 किलोग्राम और लंबाई 1.61 मिमी है। शारीरिक मापदंड के परिप्रेक्ष्य में वयस्क भारतीय महिला के शरीर का वजन 55 किलोग्राम तथा ऊंचाई 1.61 मीटर होनी चाहिए। भारत में पहली बार पोषाहार की आवश्यकता तथा आवश्यक दैनिक पोषाहार जो ICMR पोषाहार सलाहकार संगठन द्वारा बनाया गया है, भारतीय में अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए 1944 में परिभाषित करने की पहल की गई है। 71 का हो जाएगा बी, 55 किलोग्राम और लंबाई 1.61 मिलीमीटर। 72 में है द्रव धाराओं में घुले हुए वाष्पशील कार्बनिक और अन्य प्रदूषित गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को किस नाम से जाना जाता है। द्रव धाराओं में घुले हुए वाष्पशील कार्बनिक और अन्य प्रदूषक गैस को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को क्लोरीनेशन के नाम से जाना जाता है। तो 72 का डी हो जाएगा। 73 में है निम्न पौष्टिक न्यूट्रिशन मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं है। 73 का 1 मिनट। 73 में हो जाएगा। ठीक है, आगे पौष्टिक मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन बायोकेमिकल में मूत्र में आयोडीन की मात्रा, हीमोग्लोबिन आंकना, सीरम रेटिनॉल आदि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रक्तचाप ब्लड प्रेशर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 73 का हो जाएगा डी। एक गर्भवती स्त्री को निम्न में कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती स्त्री को 2300 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्भकालीन अवस्था में बालक अपने आहार माँ से प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त करता है, अतः आवश्यक है कि माँ का आहार संतुलित हो और माँ के आहार में सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। तो गर्भवती स्त्री के आहार में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तीनों उपयुक्त मात्रा में आवश्यक है। तो 74 का हो जाएगा डी, 2300 कैलोरी। ठीक है। 75 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़की के लिए प्रोटीन का संतुलित दैनिक हिस्सा होता है ग्राम पर डे। तो इसका हो जाएगा 75 में। सामान्य अवस्था में पुरुष के दैनिक आहार में प्रोटीन की मात्रा 55 ग्राम तथा स्त्री के आहार में 45 ग्राम होती है, लेकिन 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़की के लिए प्रोटीन की संतुलित दैनिक मात्रा 50 ग्राम होती है तथा इसी उम्र के किशोर बालकों को प्रोटीन की मात्रा 60 ग्राम दिन होती है, मतलब 60 ग्राम पर डे देना चाहिए। 76 में है निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करता है। आहार नियोजन से तात्पर्य ऐसी योजना बनाने से जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और संतुलन में उपस्थित हो। भिन्न भिन्न आयु के व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के व्यवसाय के अनुसार उसकी आहार योजना भी बदलती है। जैसे एक खेती करने वाले व्यक्ति का आहार एक शिक्षक या प्रोफेशनल से अधिक होता है। 76 का हो जाएगा डी। अंडे में पोषक तत्व होते हैं किसे छोड़कर अंडा प्राणिज भोज्य पदार्थ है। शाकाहारी के भोजन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें उच्च कोटि के प्रोटीन उपस्थित होते हैं, अतः अंडा शारीरिक वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें सभी पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। यह उच्च जैविकीय मूल्य वाला भोज्य पदार्थ है। 77 का हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। दूध का खमीरी उत्पाद है 78 में। तो दूध का खमीरी उत्पाद है पनीर।
शुद्ध दूध का सापेक्षिक घनत्व होता है 79। शुद्ध दूध का सापेक्षिक घनत्व 1.030 से 1.034 तक होता है। दूध का सापेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक अच्छे किस्म के गाय के दूध का सापेक्षिक घनत्व 1.030 होना चाहिए। 79 का सी हो जाएगा। ठीक है। 80 लौंग में सक्रिय मूल तत्व है। 80 का हो जाएगा। लौंग क्लोव्स साइजियम एरोमेटिकम के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। यह पेड़ समुद्र के किनारे होता है। इसका विशेष नाम यूजीनिया फेरोफाइल्स है। यह पेड़ के फूल की सूखी कली होता है। इसमें 90% यूजिनॉल नामक फिनोलिक कंपाउंड होता है। इसी के कारण लौंग का अपना विशिष्ट गुण होता है। लौंग में मसाले के साथ ही औषधीय गुण भी होता है। इसका उपयोग स्थानिक निश्चेतना लोकल एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। यह जीवाणु एवं कीटाणु नाशक होता है। तो 80 का हो जाएगा डी यूजिनॉल। 81 दालें अच्छा साधन है। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। दालें, फलियां आदि से हमें अच्छे प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो 81 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। 82 टमाटर का लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग उसमें मौजूद वर्णक लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन का एक लाल चमकदार कैरोटीन एवं कैरोटीनॉइड्स रंग द्रव्य और फाइटोकेमिकल है, जो टमाटर के अलावा अन्य लाल फलों एवं सब्जियों जैसे लाल गाजर, तरबूज और पपीता में पाया जाता है। जबकि एंथोसायनिन के कारण प्याज तथा गाजर का रंग गहरा लाल होता है। 82 का हो जाएगा ए। ठीक है, लाइकोपीन के कारण। 83 जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की कठोरता कैल्शियम सॉल्ट की उपस्थिति के कारण होती है। 83 का बी हो जाएगा। अति तनाव के मरीज के लिए को किस मूल द्रव्य से परहेज करना चाहिए? 84 का अति तनाव मरीज को सोडियम मूल द्रव्य से परहेज करना चाहिए या अति तनाव के रोगी को कम सोडियम युक्त आहार दिया जाना चाहिए। 84 का हो जाएगा डी सोडियम। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। मरासमस भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। यह रोग अधिकांशतः निर्धन वर्ग के बच्चों में होता है, जिसके आहार में न केवल प्रोटीन की ही कमी होती है अपितु ऊर्जा का भी अभाव रहता है। यह रोग उस परिस्थिति में भी हो जाता है जब माँ जल्दी गर्भ धारण करती है और दो बच्चों में 3 साल का अंतराल नहीं रख पाता है। अच्छा, 3 साल का अंतराल नहीं रखा जाता है। जल्दी गर्भधारण की दशा में माँ शिशु का स्तनपान करना छुड़ा देती है, परंतु उसके पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, अनाज, दाल, फल, सब्जी आदि नहीं खिला पाती है। ऐसे परिस्थिति में बालक को प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण रोग हो जाता है। 85 का हो जाएगा ए मरासमस। जस्ता डॉट के लिए आवश्यक है। 86 जस्ता जिंक वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए जिंक जस्ता एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यह शरीर की हर एक कोशिका में उपस्थित रहता है। यह कई एंजाइम को फैक्टर के रूप में रहता है। यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है, साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी भी है। तो 86 का हो जाएगा बी वृद्धि, है ना। 87 नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है। नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी रोग होने पर रोगी को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। नेत्र में रोगाणुओं के संक्रमण से बचने की क्षमता विटामिन ए द्वारा प्रदान की जाती है। विटामिन ए की कमी से शुष्काक्षिपाक, नेत्र श्लेष्म, काला शोथ रोग हो जाते हैं। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, 87 का हो जाएगा ए अंधेरे में न दिखना। निकोटीन अम्ल की कमी से होता है। 88 है। नियासिन को प्लेगड़ा विरोधक विटामिन भी कहते हैं। नियासिन की लगातार कमी से प्लेगड़ा नामक रोग हो जाता है।
पेलाग्रा को 3DS रोग भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 लक्षण पाए जाते हैं, डिहाइड्रो डेटरमेटिस और ड्रेमेट्रिया, है ना। 88 का ए है पेलाग्रा। ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन है। ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन सी है, ठीक है। 89 का हो जाएगा सी। 90 में शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है। शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी काम करता है। इस विटामिन को कैल्सीफ्लोर भी कहते हैं। यह रंगीन गंधहीन क्रिस्टलीय होता है। रासायनिक रूप से यह एस्ट्रॉल से जुड़ा है, अतः कुछ लोग इसे एस्टेरॉइड भी कहते हैं। यह जल में अघुलनशील परंतु वसा अथवा वसीय पदार्थ में विलय है। इसकी कमी से शिशु में रिकेटस नामक रोग हो जाता है। 90 का हो जाएगा बी विटामिन डी। 91 निम्न में कौन सा रेडोप्सिन का घटक है। रेडोप्सिन का घटक विटामिन ए। हमारे शरीर में विटामिन ए की ज़रूरत रेडोप्सी के निर्माण के लिए लगातार होती है। रेडोप्सी आँखों के लिए ऐसा प्रोटीन होता है जिससे रेटिना के रिसेप्टर में रोशनी को समाहित करने की शक्ति आती है। ऐसे लोग जिनके भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए शामिल नहीं होता है रात को देखने की क्षमता खो देते हैं। विटामिन ए का स्रोत गाजर, पपीता, ब्रोकोली, कद्दू, अंडे की जर्दी, पालक इत्यादि है। 91 का हो जाएगा ए। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। 92 अग्नाशय से अग्नाशिक या क्लोम रस स्रावित होता है। अग्नाशिक रस स्वच्छ क्षारीय द्रव है जिसमें अग्नाशिक लाइपेज उपस्थित होता है जो कि वसा के पाचन में मदद करता है। तो 92 का क्या हो जाएगा सी अग्नाशय रस। निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है। 93 MUA का सर्वोत्तम साधन सरसों का तेल, जैतून का तेल आदि है। तो 93 का क्या हो जाएगा डी जैतून का तेल। और एक सरसों का तेल जो कि ऑप्शन में नहीं है, जैतून और सरसों का तेल हो जाएगा। 94 खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सीकरण है। खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सीपाइसीकरण एजेंट कारक लेसिथिन है। लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है, एक पीले भूरे रंग का वसा युक्त पदार्थ है जिसमें ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, एक फास्फेट समूह और कोलिन होता है। यह अंडा, सोया आदि में उपस्थित होता है। 95 प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। प्रकृति में प्रोटीन के 2 प्रकार स्रोत पाए जाते हैं। एक वनस्पति प्रोटीन, सोयाबीन, मटर, दाल, चना, मूंगफली, बादाम, काजू आदि वनस्पति प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है, ठीक है। जंतु में वनस्पति में आएगा सोयाबीन, मटर, दालें, चना, मूंगफली, बादाम, काजू आदि वनस्पति प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। जंतु प्रोटीन में आएगा दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली आदि उत्तम प्रोटीन प्राप्ति के मुख्य स्रोत है, ठीक है। 95 का हो जाएगा सी सोयाबीन। 96 गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। 96 में मिथियोनिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। प्रोटीन जल अपघटन के बाद अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधार स्तंभ कहते हैं। 96 का हो जाएगा ए मिथियोनिन। 97 प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर नामक रोग होता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है परंतु मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी होती है। इससे पीड़ित बच्चों में सूजन, ओडेमा, गंजापन, ओलेपेशिया, चर्म रोग, डेमेटोसिस आदि देखने को मिलता है। 97 का हो जाएगा बी क्वाशियोकर। अल्पता रोग लक्षण पोषण के साथ मिलाइए। 98 का हो जाएगा पेलाग्रा नाइसिन। पेलाग्रा का क्या हो जाएगा नाइसिन। ए का 2 है, ए का 2 देखिए बी और सी में है। उसके बाद है बेरी बेरी थायमिन। बेरी बेरी थायमिन हो जाएगा बी का 5, इसमें तो है ही नहीं।
और उसके बाद एक कोयलोनिकिया लोहा हो जाएगा, सी का 1, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है जीरोफैथेलमिया रेटिना संबंधी, जीरोफैथेलमिया रेटिना संबंधी, ठीक है। तो 98 का सी हो जाएगा। 99, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 8.2% कैल्शियम तथा 5.7% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का 100वां क्वेश्चन। शर्करा को वर्गीकृत किया जाता है इस रूप में, किस रूप में किया जाता है? शर्करा को गैर विकारी खाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। शर्करा के कई रूप होते हैं, जैसे फल शर्करा, दुग्ध शर्करा, जावा शर्करा। तो इस प्रकार प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का कंप्लीट हुआ। कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन था, इसमें भी क्वेश्चन छुपा हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने विस्तार से बताया। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू सो मच।